Everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लॉन्च करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर सीखेंगे सर्कल्स। ये चैप्टर JEE मेंस एंड एडवांस्ड दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉनिक सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट होता है सर्कल्स चैप्टर। ये चैप्टर आपको HSC एंड CBSE एग्जाम में भी काम आएगा एंड MHT CET की एग्जाम में भी इसका पोर्शन में इंट्रोडक्शन किया गया है। दैट इज वाई दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो में फुल रिवीजन होगा इन वन सिंगल शॉट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, उसके लिए आपको एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस सेट करना है ऐसे, और ये आपका ओरिजिन रहेगा ऐसे। फिर आप एक सर्कल लीजिए जिसका रेडियस हो r, ठीक है, जिसका रेडियस r है या फिर a जिसे कहते हैं, ये मैं ऐसे ले लेता हूं। ओके, इसका रेडियस अगर r है तो इसका सेंटर मैंने ओरिजिन ले लिया, तो रेडियस अगर r है तो ये r,0 हो जाएगा, ये 0,r हो जाएगा, और ये नेगेटिव है इसलिए 0,-r हो जाएगा, और ये हो जाएगा -r,0। सही बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्टैंडर्ड सर्कल बन गया है। इसकी जो इक्वेशन होती है वो x² + y² = r² होती है। वेरी सिंपल। सी, अगर आपके पास x² + y² = 25 ऐसा दिया गया है, इसका मतलब आपके पास क्या है, x² + y² = 5²। ठीक है, तो इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा ओरिजिन, दैट इज 0 0, और इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी 5। आपको जस्ट कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर रेडियस फॉर्म। ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर सपोज आपने ले लिया h के। तो सर्कल पे ऐसे अनगिनत पॉइंट्स है, राइट। सर्कल पे क्या है, इन्फिनिट पॉइंट्स है, बिकॉज सर्कल एक लोकस है। सर्कल क्या है, सर्कल एक लोकस है। और ये लोकस की खासियत क्या है, ये जो लोकस है ये एक सर्टन पॉइंट से हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे होता है। मतलब ये देखिए, ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है। जो भी नीली लाइनें मैं निकाल रहा हूं इनका डिस्टेंस हमेशा फिक्स है, तभी तो सर्कल को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है ना, इसे हम r कहते हैं, मतलब रेडियस कहते हैं। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट C है तो CP आपका बन जाएगा रेडियस, तो CP² = आपका हो जाएगा r²। और जैसे ही आप CP के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, x - h² + y - k² = r², और इस तरीके से आपको मिल जाता है सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ द सर्कल। सपोज मैंने आपसे कहा x - 3 the whole square, y - 4 the whole square = 5²। इसका मतलब क्या जी, इसका मतलब आपका जो सेंटर है वो 3,4 पे है और आपकी जो रेडियस है वो 5 है। जस्ट आपने कंपेयर किया सेंटर रेडियस फॉर्म से। इसका मतलब अगर आपको सेंटर पता है और आपको रेडियस पता है तो आप बड़ी ही आसानी से सेंटर रेडियस फॉर्म का इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए आपको 3 चीजें जरूरी होती है। पहली चीज होती है सेंटर का x कोऑर्डिनेट, दैट इज h। दूसरी चीज होती है सेंटर का y कोऑर्डिनेट, दैट इज k। एंड तीसरी चीज होती है सर्कल की रेडियस। तो ये सर्कल के बारे में 3 चीजें अगर आपको पता है तो आपको सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा सेंटर रेडियस फॉर्म से। ओके, मूविंग अहेड। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 ऐसी लिखी जाती है। ये होती है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये जो सर्कल होता है ये बहुत ही खास होता है।
तो इसके लिए मैं थोड़ा कलर अलग ले लेता हूं। ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये आपका सेंटर है। आपका जो सेंटर होता है वो -G और -F होता है, ठीक है। तो आपका जो सेंटर है ना, सेंटर, उसको आप क्या बोलेंगे, -G और -F। और आपके रेडियस के लिए एक बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है √G² + F² - C। तो इस तरह से आपको सर्कल की जनरल इक्वेशन के क्या क्या मिल जाता है बताइए। आपको मिल जाता है जनरल इक्वेशन से सेंटर, और आपको मिल जाती है रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा है ना एग्जाम्पल दे देता हूं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। सपोज मैंने आपको दे दिया x² + y² + 4x, ठीक है, +4y +2 = 0। तो अगर आप यहां पे देखिए तो 2g 4 आ रहा है कंपेयर करने पे, और 2f भी 4 आ रहा है, और c आपका 2 आ रहा है। तो आपका g कितना आ गया बॉस, 2 आ गया, f कितना आ गया, 2 आ गया, और आपका c भी आ गया 2। तो इस सर्कल का सेंटर आप क्या लिख सकते हैं बॉस, -G -F। तो -2 लिखना पड़ेगा आपको। और रेडियस के लिए आप फॉर्मूला लगा दो, G² चौका आ रहा है, F² वो भी चौका आ रहा है, -C 2 आ रहा है। तो आपका R कितना आया, 4 4 8, 8 में से 2 गया 6। तो आपका रेडियस आ गया √6। तो इस तरह से आपको मिल गया रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से आपको सेंटर और रेडियस दोनों ही बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए कोई भी कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन अगर आपको दी गई है, और ये ऐसे G और F और C पता है, तो आप क्या कीजिएगा, आप G² + F² - C कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर सपोज पहला केस आपका ऐसा है, G² + F² - C > 0 है, तो सर्कल पॉसिबल है, बिकॉज रेडियस पॉजिटिव है, तो सर्कल पॉसिबल, ठीक है, सर्कल हो गया पॉसिबल, ठीक है। दूसरी केस में अगर आपका G² + F² - C = 0 है, तो आपका हो गया पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल मतलब अगर G² + F² - C अगर आपका 0 है, 0 है इसका मतलब क्या, उसका है ना रेडियस जो है वही 0 हो जाएगा। और किसका रेडियस 0 होता है, किसका रेडियस 0 होता है, एक पॉइंट का रेडियस हमेशा क्या होता है बेटा, 0 होता है। एक पॉइंट का रेडियस 0 होता है। अगर आपका G² + F² - C नेगेटिव है, <0, रेडियस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो नो सर्कल पॉसिबल। क्या लिखेंगे हम, नो सर्कल पॉसिबल, ऐसा हम लिखते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी, ठीक है, अगर मैंने आपको कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी, तो हम कैसे चेक करते हैं वो भी बता देता हूं। अगर आपके पास एक कॉनिक सेक्शन है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दी गई, ठीक है, आपको पता नहीं ये सर्कल है कि नहीं, ये पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, लिटरली ये कुछ भी हो सकता है। तो पहला केस, कोएफिशिएंट ऑफ x² = कोएफिशिएंट ऑफ y² होना मांगता है। मतलब क्या होना मांगता है, a = b होना मांगता है, ठीक है। दूसरी, कोएफिशिएंट ऑफ xy टर्म 0 होना मांगता है। कोएफिशिएंट ऑफ xy टर्म = 0 होना मांगता है, मतलब 2h = 0, मतलब ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि h = 0 होना मांगता है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं मैं, ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH², ये आपका नॉन जीरो होना मांगता है। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स जो मैंने आपको दी है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, ये सर्कल कब होगा, जब कंडीशन 1 a = b होगा, h = 0 होगा, और जब ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन abc + 2fgh - af² - bg² - ch² नॉन जीरो होगा, तब then it is a circle। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मूविंग अहेड,
डायामीटर फॉर्म। तो डायामीटर फॉर्म मतलब क्या, ये आपके पास सर्कल है और ये इसका एक डायामीटर है ऐसा, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं x1 y1 और इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं x2 y2, ठीक है। तो अगर आप कोई भी पॉइंट P ले लेंगे यहाँ पे और उसको ज्वाइन कर लेंगे BP और AP को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल हमेशा 90 आता है। तो स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP अगर आप करते हैं तो -1 आता है एंड P के कोऑर्डिनेट्स होते हैं XY बिकॉज P इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो बड़ी ही आसानी से स्लोप ऑफ AP क्या होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 एंड स्लोप ऑफ BP क्या होता है y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1। तो आपको ये क्या मिल रहा है y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2। तो इसको अगर सिंपली सॉल्व कर दिया हमने, लेफ्ट साइड लाया, तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब डायामीटर फॉर्म कैसे पता चलता है हमें कि डायमीटर फॉर्म में क्या होता है, एंगल इंस्क्राइब्ड इनसाइड द सेमी सर्कल विल बी अ रेक्टेंगल बिकॉज ए बी इज विल बी अ राइट एंगल बिकॉज क्या है ए बी एक डायामीटर है। तो उनके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या आएंगे -1। तो मैंने खाली स्लोप निकाला और सिंप्लीफाई किया। तो ये जो है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 ये हो जाती है आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल बड़ी ही आसानी से, ठीक है। मूविंग अहेड, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है। सपोज आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है और ये आपका सर्कल है ऐसे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, एक मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो लाइन है यहाँ पे, ये देखो एक्स एक्सिस वाली लाइन, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली लाइन, और आप कोई भी पॉइंट P ले लो, ठीक है, और ये एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो P के कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो r cos थीटा एंड r sin थीटा। क्यों? बिकॉज ये फिजिक्स जैसा है। देखो ये CP तो r रहेगा ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r cos थीटा रहेगा एंड वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा r sin थीटा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। बट उसी जगह मैंने आपको सेंटर रेडियस फॉर्म अगर दे दिया है x माइनस एच द होल स्क्वायर y माइनस के द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है। तो पहले तो आप है ना सर्कल बना लो ये ऐसे, ठीक है, और ये आपका सेंटर बना लो h कॉमा के ऐसे, ठीक है। फिर आप एक एक्स एक्सिस को पैरेलल वाली लाइन बना दो ये ऐसे, इसको एडजस्ट कर देते हैं, इसको ये कर दिया मैंने एडजस्ट, ठीक है। अभी आप कोई भी एक पॉइंट ले लो P और उसको ज्वाइन कर लो, तो ये थीटा हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो आप P के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं, बड़ी ही आसानी से आप उसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। तो वो क्या आने वाले हैं, वो आने वाले हैं h प्लस आर कॉस थीटा बिकॉज h ऐड हो जाएगा ना, प्लस कॉमा k प्लस आर साइन थीटा, k प्लस आर साइन थीटा। तो इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं P के। ये पॉइंट P सर्कल पे कहीं भी हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो पता करना होता है। जैसे ही आप वो पता कर लोगे आपका पैरामेट्रिक फॉर्म से एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कल का, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, इंटरसेप्ट्स मेड बाय अ सर्कल। तो सपोज आपके पास एक सर्कल है ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे सर्कल है और आपके पास एक्स और वाई एक्सिस ये ऐसे है, ठीक है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे अपना O है और यहाँ पे अपना A है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैं ना जनरल बना देता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स और वाई एक्सिस। यस, अभी देखिए एकदम मस्त बन गया है। ये पॉइंट आपका फिक्स कर देता हूं मैं, ये ओरिजिन है, ये ए बी है और ये सी डी है। तो अगर आप देखेंगे तो ए बी जो है, ए बी वो क्या है बेटा, एक्स इंटरसेप्ट है। एक्स इंटरसेप्ट क्यों है, वो एक्स एक्सिस पे कटी हुई लेंथ है
और जो सी डी है बेटा वो वाई इंटरसेप्ट है, वो ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकती है, कौन से भी क्वाड्रेंट में जा सकती है। आपको सिर्फ देखना है एक्स एक्सिस पे कौन सी दो जगह कट हो रहा है और वाई एक्सिस पे कौन सी दो जगह कट हो रहा है, यही आपको देखना है। इसलिए मैंने जानबूझ के जनरल डायग्राम बना दी है। अभी आपको क्या पता होना चाहिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप है ना एक्स इंटरसेप्ट बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स इंटरसेप्ट आ जाता है 2√g² माइनस सी और वाई इंटरसेप्ट आ जाता है 2√f² माइनस सी। ठीक है, इसका डेरिवेशन आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सपोज एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये पहला पार्ट आ गया, ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल। ठीक है, और उसका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो अल्फा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स इंटरसेप्ट अल्फा, और उसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो बीटा है। तो ऐसे दो इंटरसेप्ट हो गए, एक्स और वाई इंटरसेप्ट हो गए। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, हम है ना एक्स वाई एक्सिस बना देते हैं। ओके, एक्स वाई एक्सिस बनाने के बाद हम एक सर्कल बना देते हैं, और ये सर्कल की खासियत क्या है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये ऐसे। ठीक है, इसका एक्स इंटरसेप्ट अल्फा है, तो ये डायरेक्टली अल्फा कॉमा 0 हो जाएगा, बिकॉज ये पॉइंट 0 कॉमा 0 है, और ये पॉइंट डायरेक्टली 0 कॉमा बीटा हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज एक्स इंटरसेप्ट अल्फा दिख रहा है आपको और वाई इंटरसेप्ट बीटा दिख रहा है आपको। तो इस सर्कल की है ना आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है, माइनस बीटा वाई इक्वल टू 0। ये ऐसी आ जाएगी आपकी इक्वेशन, अगर आपका ओरिजिन से पास हो रहा है सर्कल और उसका एक्स इंटरसेप्ट अल्फा है और वाई इंटरसेप्ट बीटा है। आपका अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है अगर लेफ्ट साइड है तो, और बीटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ऊपर नीचे है तो, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो दैट वाज आवर केस 1 एक्चुअली। ठीक है, तो मूविंग अहेड, अगर आपका सर्कल, केस 2 ले रहा हूं मैं, अगर आपका सर्कल, एक काम करते हैं, यहां पे मैं एक लाइन सा बना देता हूं, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो मूविंग अहेड, अगर आप केस 2 देखते हो, केस 2 में अपना क्या आएगा, तो केस 2 में सर्कल जो है वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, टचेस एक्स एक्सिस। ठीक है, इतना ही इन्फो आपको प्रोवाइडेड है। तो इसका डायग्राम कैसे आने वाला है, देखिए, ये ऐसा, और ये एक सर्कल आप ले लीजिएगा, ये ऐसा, इसको आप एक्स एक्सिस को टच करा दीजिए। सपोज सर्कल का सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, सपोज ये ऐसा है, तो आपको तो बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है ये वाई कोऑर्डिनेट है और वो रेडियस भी है, तो ये बीटा हो जाएगा। समझ में आया क्या? हमने क्या किया, सर्कल को टच करवाया एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को टच करवा के उसका सेंटर अल्फा बीटा लिया, बट उसका रेडियस हो गया बीटा। अगर मैंने सेंटर रेडियस फॉर्म लगाया तो x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा बीटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगी आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल जो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। जनरल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, तो जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसा क्यों होगा, आप देखेंगे बीटा स्क्वायर कट जाएगा, मतलब जो y के साथ टच है बीटा, ठीक है, वो कट जाएगा जो y के साथ रिलेटेड है, और जो x के साथ रिलेटेड है अल्फा वो बच जाएगा, इसलिए जी स्क्वायर बच जाता है और बीटा स्क्वायर कट जाता है। इसलिए ये जनरल इक्वेशन मैंने आपको लिख के दी है। ठीक है, तो मूविंग अहेड अगले पेज पे जाते हैं जहां पे हम केस 3 कंसीडर करेंगे। तो केस 3 में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, सर्कल टचिंग वाई एक्सिस। ठीक है, सर्कल टचिंग वाई एक्सिस। ओके, ये आ गया सर्कल टचिंग वाई एक्सिस। तो पहली चीज हम क्या करते हैं, हम है ना बना लेते हैं एक सर्कल जो टच कर रहा है वाई एक्सिस को।
तो बड़ी है आसानी से देखिए, ये ऐसा एक्स वाई एक्सिस अपना बन गया और ये मैंने बना दिया सर्कल। ठीक है, ये लाइन को मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ, टेढ़ी बनी है, और ये सर्कल को मैं यहाँ टच करा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टच कराने में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, आई गेस हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसका सेंटर ले लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। अभी ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर हो गया, बट ये तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये बेटा हो गया अल्फा। समझ गए, एक्स कोऑर्डिनेट उसका हो गया अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, एक्स माइनस अल्फा द होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लगाया है सेंटर रेडियस फॉर्म। अपना सेंटर रेडियस फॉर्म क्या है, जहां पे एच और के सेंटर होता है और आर रेडियस होता है। यहाँ पे एच के अल्फा बीटा है एंड आर है अल्फा। ठीक है, यहाँ पे हम केस 4 कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, केस 4 में हम सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं। तो सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस में हम क्या कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे आपको ये कंसीडर करना है कि अपने पास एक्स वाई एक्सिस है और एक्स वाई एक्सिस में ये देखिए यहाँ पे ये सर्कल हम बनाएंगे जो टच कर रहा है बोथ एक्सिस को। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम बनेगी इसमें ये एक्स एक्सिस को भी टच करेगी एंड वाई एक्सिस को भी टच करेंगी। तो कॉमन सेंस है, इसका रेडियस का लॉजिक अगर हम लगाते हैं तो रेडियस के लॉजिक के अनुसार यहाँ पे ये जो रेडियस है अल्फा और ये जो रेडियस है ये भी अल्फा आएगा। तो दोनों आप अल्फा अल्फा ले सकते हो या फिर बीटा बीटा ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये दोनों क्या बन जाएंगी, अल्फा अल्फा। अगर आप यहाँ पे इधर सेंटर रेडियस फॉर्म लगा देते हो तो x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर y माइनस बीटा द होल स्क्वायर, बट बीटा की जगह अल्फा ही है बिकॉज रेडाई ऑफ द सेम सर्कल दोनों जगह परपेंडिकुलर सेम आएगा। तो y माइनस अल्फा द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। एंड इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तब हमें दिखता है कि इसको सॉल्व करने पे जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आती है 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0, ये आ जाती है। बट यहाँ पे f और g तो सेम ही रहते हैं, तो 2gx प्लस 2gy इक्वल टू 0 ऐसा आ जाता है। बट यहाँ पे देखिए एक अल्फा स्क्वायर तो बच जाएगा ना, तो ये एक अल्फा स्क्वायर जो बचेगा वो हमें जी स्क्वायर इक्वल टू 0 देगा। तो इस तरह से सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस भी हमने कर लिया है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे अपने को 4 केसेस है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक्स इंटरसेप्ट अल्फा एंड वाई इंटरसेप्ट बीटा। ऐसा रहेगा तो सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई इक्वल टू 0। अगर सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को तो वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर सर्कल टच कर रहा है वाई एक्सिस तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और यहाँ पे बीटा स्क्वायर बचेगा ना, मतलब एफ स्क्वायर बचेगा, तो एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। अगर सर्कल कर रहा है टच बोथ एक्सिस को तो g और f दोनों सेम हो जाएंगे और आपकी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gy प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। तो मूविंग अहेड हम देखते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, इस सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मैं कोई भी एक पॉइंट P लेता हूँ, तो पॉइंट P मैं सर्कल पे ले सकता हूँ, सर्कल के अंदर ले सकता हूँ या फिर सर्कल के बाहर ले सकता हूँ। एंड लेट मी से कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है ना x1 और y1 है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 और y1 है। मैं थोड़ा इसको ब्राइट कर देता हूँ स्क्रीन थोड़ा, ठीक है, कर दिया ब्राइट। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हमने x1 y1 कर दिया। तो अभी ये जो सर्कल की इक्वेशन है ना, सर्कल की इक्वेशन, इसको हम s इक्वल टू 0 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, s इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका s क्या आ गया बताइए, आपका s आ गया आपका s आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये आपका आ गया s। ठीक है, इस s में जब आप
x1 y1 डालते हैं तो वो s1 बन जाता है। तो s1 बनेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये बन गया आपका s1। ठीक है, जैसे ही आप S1 कैलकुलेट करते हैं वहां पे 3 केसेस आती है। तो जो पहली केस है उसमें S1 इक्वल टू 0 आ सकता है, दूसरी केस है S1 लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ सकता है, तीसरी केस में S1 ग्रेटर देन 0 आ सकता है। बेसिकली हमने सर्कल के S में क्या सब्स्टिट्यूट किया, x1 y1 पॉइंट। अगर S1 इक्वल टू 0 आया तो पॉइंट जो है वो ऑन द सर्कल है। पॉइंट क्या है, ऑन द सर्कल। अगर S1 नेगेटिव आया तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। कहां पे है, इनसाइड द सर्कल है। अगर पॉइंट P का S1 पॉजिटिव आया मतलब ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्कल। तो इस तरह से देखिए हमें 3 कंडीशंस मिल गई। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल अगर आपको कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है, तो आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल समझ लो, उसमें से s निकाल लो। s आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, फिर s1 निकालो। s1 क्या होता है, उसमें आप पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देना s में। S1 0 आया तो ऑन द सर्कल, S1 नेगेटिव आया तो इनसाइड द सर्कल, S1 पॉजिटिव आया तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड द सर्कल। ओके, मूविंग अहेड हम देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो ये वाला केस 2 चीजों में आएगा। एक तो पहले तो मैं केस 1 लिख देता हूं, P इज आउटसाइड द, जरा ढंग से लिख देता हूं, इतनी मेहनत करके बनाया है, थोड़ा ढंग से लिखना तो बनता है। तो मैं यहाँ पे केस 1 लिख देता हूं, P इज आउटसाइड। ठीक है, P इज आउटसाइड। तो मैं क्या करता हूं, सर्कल का सेंटर ले लेता हूं C बेटा, और पॉइंट P आउटसाइड ले लेता हूं। अगर पॉइंट P आउटसाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वापस ब्राइटनेस में इश्यू आ गया, इसको मैं मैक्स कर देता हूं ब्राइटनेस को। ठीक है, ब्राइटनेस नहीं जाना चाहिए। ओके, अभी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं जो C और P में से जा रही है, और ये मेरा पॉइंट बन गया A और ये मेरा पॉइंट बन गया B। अभी सबको पता है CB भी आर है और CA भी आर है। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर देखेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सर्कल क्या आएगा, PA इज द मिनिमम डिस्टेंस, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आएगा, PB। सही बात है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं PA इज मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द सर्कल, और PB क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, तो अभी आपको PA निकालना है, तो PA आप कैसे निकालेंगे, आप PC तो निकाल ही सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। P के कोऑर्डिनेट्स आपको पता रहेंगे, C के कोऑर्डिनेट्स आपको पता रहेंगे, तो PC में से आप जैसे ही R सब्ट्रैक्ट करते हो आपको PA मिल जाएगा, मतलब आपको मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। और PB निकालने के लिए आप क्या करोगे, PC निकाल लोगे। P के कोऑर्डिनेट्स पता है, C के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के CP और PC जो भी है निकाल लोगे। अभी CP में आपको और क्या ऐड करना पड़ेगा, R ऐड करना पड़ेगा, तो PC प्लस R। तो इस तरह से मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा PC माइनस R, और मैक्सिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा PC प्लस R। ठीक है, P और C के कोऑर्डिनेट्स आपको पता रहेंगे। केस नंबर 2 लेता हूं जिसमें P इज इनसाइड द सर्कल। अगर P इज इनसाइड है तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें बेटर समझ में आए। तो ये हो गई अपनी डायग्राम, ठीक है, और ये डायग्राम में मैं क्या करता हूं, ये C ले लेता हूं और ये P ले लेता हूं, और मैं इनको है ना एक लाइन से, बढ़िया सी लाइन से ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोलने वाला हूं A, इस पॉइंट को मैं बोलने वाला हूं B। फंडा बहुत सेम ही है। PA देखो मिनिमम डिस्टेंस दिख रहा है हमें फ्रॉम द सर्कल, एंड PB अगर देखोगे आप तो मैक्सिमम डिस्टेंस दिख रहा है फ्रॉम द सर्कल। अभी आपको अगर पता है तो CA अपना R है और CB भी R है, तो आपका PA क्या आएगा वो जरा ध्यान से देखिए। तो PA निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R में से PC सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। R माइनस PC करोगे तो PA मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। ठीक है, और PB निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो PB निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो R है और R में आप PC ऐड करोगे, R प्लस PC। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों ही जगह पे R प्लस PC है कि नहीं, मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों ही जगह पे
आर प्लस पीसी है, बट मिनिमम डिस्टेंस में मॉड आ गया। पीए में देखिए यहाँ पे पीसी माइनस आर आया और यहाँ पे आर माइनस पीसी आया, तो ये आपको समझना है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मेरे को मिनिमम डिस्टेंस का एक बेसिक फॉर्मूला बनाना है तो मैं मॉड डाल के पीसी माइनस आर कर दूंगा ना, काम खत्म। क्योंकि अगर नेगेटिव आया तो ये शिफ्ट हो जाएगा साइन, और पॉजिटिव आया तो भी शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला मैं लिखने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ पीसी माइनस आर। तो आपका जो भी आंसर आएगा उसको आपको पॉजिटिव करना है। एंड मैक्सिमम डिस्टेंस में तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमेशा पीसी प्लस आर करना है। देखो दोनों ही केस में पीसी प्लस आर आया था। इस तरह से आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। ठीक है, अभी देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ सर्कल। सपोज आपके पास एक सर्कल है, ये स्टैंडर्ड सर्कल है, ये ऐसा वाला, और ये सर्कल स्टैंडर्ड है मतलब क्या, इसकी जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, और मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन, तो ये लाइन मेरी ऐसी है, सपोज ये ऐसी, और ये लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, लिख लेते हैं ध्यान से एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आपको करना क्या रहता है वो बता देता हूं। तो यहाँ पे ये देखिए दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी में, लाइन 1 की बात कर रहा हूं, तो इसे मैं लाइन 1 बोल देता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाइन 1 दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके लिए कंडीशन होता है r इज ग्रेटर देन मॉड सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कल को वो जो लाइन रहती है वो दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर लेती है। ठीक है, और एक लाइन बना रहा हूं मैं, ये बढ़िया सी एक लाइन बना देता हूं L2। ठीक है, ये लाइन बना दी L2। अगर आप ध्यान से देखेंगे L2 के लिए, तो L2 एक तरह का टेंजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, सही बात है। और ये जो दूसरी केस है इसमें ये एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है, तो यहाँ पे जो r है ना वो आ जाएगा इक्वल टू मॉड सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, और तीसरी केस में आपका L3 जो है वो सर्कल को टच भी नहीं करेगा और कट भी नहीं करेगा, तो आपका तीसरा केस हो जाएगा। तो तीसरे केस में आपका r जो है वो लेस देन मॉड ऑफ c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, m आपको लाइन की इक्वेशन से मिल जाएगा और c भी आपको लाइन की इक्वेशन से मिल जाएगा और r आपको सर्कल से मिल जाएगा। तो जब भी आपका r जो है वो ग्रेटर आए मॉड सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर से, तो आप समझ लेना कि सर्कल को लाइन दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है। अगर आपका r इक्वल टू मॉड सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर है, तो जो लाइन है वो टेंजेंट रहेगी एक प्रकार की। अगर आपका r लेस देन मॉड ऑफ c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर है, तो वो लाइन सर्कल को टच भी नहीं करेगी न कट भी नहीं करेगी। जो पहली वाली लाइन है लाइन 1, वो एक तरह की सीकेंट या कॉर्ड बोल सकते हो आप। दूसरी वाली लाइन है लाइन 2, वो एक तरह का टेंजेंट बन जाएगा। और तीसरी वाली लाइन सर्कल के साथ कोई रिलेशन नहीं रखती, बिकॉज वो सर्कल के बाहर है। ठीक है, मूविंग अहेड, अगर आप देखेंगे अगला पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स, सीकेंट्स एंड टेंजेंट्स। तो यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे कॉर्ड वाली। तो कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी ये मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इसके ऊपर मैं कॉर्ड भी लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं, हम दो लाइंस ले लेते हैं, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है। तो इस तरह से ब्राइटनेस वापस एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये A और ये B बन गया, ये C बन गया और ये D बन गया, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पे। तो कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में हमने प्रॉपर्टी सीखा है, दैट इज AE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू DE। ये आपके काम का प्रॉपर्टी है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, AE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू DE। फिर हम देखते हैं सीकेंट वाला प्रॉपर्टी। सीकेंट वाला प्रॉपर्टी भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है। तो सबसे पहले उसके लिए मैं एक सर्कल बना लेता हूं, और सर्कल बना के हम क्या करते हैं, हम है ना एक सीकेंट बना लेते हैं। तो सीकेंट के लिए एक लाइन ले लेता हूं, ये ऐसे।
ठीक है, और ये ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है ई, ठीक है, वहां पे कट कर रहे हैं दो सीकंट से मेरे, एक है सीकंट ए बी, ठीक है, एक है सीकंट ए बी और एक है सीकंट सी डी, और वो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ए ई इंटू बी ई इज इक्वल टू क्या होता है, सी ई इंटू डी। बेसिक फंडा अपना हमेशा सेम रहता है, भले ही सीकंट हो भले ही कॉर्ड हो, ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी ही आएगा। एंड लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें हम देखते हैं टेंजेंट। तो ये वाला पार्ट होता है टेंजेंट का, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक सर्कल बना लेते हैं। ओके, सर्कल बन गया। सर्कल बनाने के बाद हम एक टेंजेंट बनाते हैं। ये ऐसे लेटस से, ये बन क्यों नहीं रहा, ये ऐसे टेंजेंट बना लेते हैं और ये ऐसे कट कर रहा है उसको। तो यहाँ पे भी जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको मैं ई ले लेता हूँ, और ये जो पॉइंट है इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी चलो इसको सी ले लेता हूँ और इसको डी, ताकि आपको आसानी हो जाए। अभी आप ध्यान से देखिए, ए ई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ई सी इंटू ई डी हो जाएगा, ठीक है, ई सी इंटू ई डी। जो सी ई इंटू डी था, चलो इसको मैं सी इंटू डी लिख देता हूं ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल रहे, सी ई इंटू डी। तो यहाँ पे बी पॉइंट मिला ही नहीं ना, तो उसको ही बी ई और ए ई दोनों को सेम मान लिया। तो आपको क्या मिल गया, ए ई स्क्वायर इक्वल टू सी ई इंटू डी, यहाँ पे ए ई इंटू बी सी इंटू डी, यहाँ पे ए इंटू बी सी इंटू डी। इस तरह से आप प्रॉपर्टीज ऑफ सीकॉर्ड, सीकंट एंड टेंजेंट तीनों सीख गए हैं। तो चलिए मुड़ते हैं अगले पार्ट पे। सो नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम सीखने जा रहे हैं। ये कॉनिक्स का बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सपोज ये आपके पास एक जनरल सर्कल है और उसके ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया P। तो ये पॉइंट P है ना, ऑन द सर्कल है, x1 y1। ये पॉइंट P है क्या, आपके ऑन द सर्कल है, और उसके ऊपर आपने एक टेंजेंट बना दिया पॉइंट P से। ये पॉइंट P से बनता हुआ आपका टेंजेंट है। तो देखिए ये पॉइंट P पे टच कर रहा है सर्कल को, एज यू कैन सी, ठीक है। तो ये पॉइंट P से जो टेंजेंट बन रहा है उसकी इक्वेशन निकालने का एक बढ़िया तरीका होता है कॉनिक सेक्शन में। अपना जो सर्कल है वो स्टैंडर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अभी इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, तो इसकी इक्वेशन निकालने का एक बढ़िया तरीका होता है, दैट इज t इक्वल टू 0। आप बोलेंगे सर t इक्वल टू 0 मतलब क्या, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होएगी पॉइंट P पे, अगर पॉइंट P सर्कल पे लाई कर रहा है, और उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स अप्लाई करने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर रिप्लेस होता है एक्स x1 से, वाई स्क्वायर रिप्लेस होता है वाई y1 से, x रिप्लेस होता है x प्लस x1 बाई 2 से। देखिए सेम कॉन्सेप्ट्स है ना, अपने अदर कॉनिक सेक्शंस में भी लगते हैं। y रिप्लेस होता है y प्लस y1 बाई 2 से, और c रिप्लेस होता है c से, ठीक है। तो आपकी t इक्वल टू 0 मैं आपको बना के दे रहा हूं। ओके, तो लेट अस सी कैसे बनेगी। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, देखिए इस इक्वेशन में मैं डाल रहा हूं, ठीक है, प्लस 2g, x की जगह पे आपको डालना है x प्लस x1 बाई 2, और y की जगह पे आपको डालना है 2f y प्लस y1 बाई 2, और c की जगह पे कुछ नहीं, सेम ही आएगा, c इक्वल टू 0। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो x x1 बनेगा प्लस y y1 बनेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, g टाइम्स x प्लस x1 बनेगा, प्लस f टाइम्स y प्लस y1 बनेगा, और ये प्लस c इक्वल टू 0 बन के आपको t इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये जो t इक्वल टू 0 इक्वेशन है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉनिक्स में हर जगह इस्तेमाल होती है। आपको याद क्या रखना है, एक्स स्क्वायर को एक्स x1, वाई स्क्वायर को वाई y1, x को x प्लस x1 बाई 2, y को y प्लस y1 बाई 2, और c को c से रिप्लेस करना है। जैसे ही आप रिप्लेस कर देते हैं आपको t इक्वल टू 0 इक्वेशन मिल जाती है। ये अलग अलग प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल होती है, बट अगर पॉइंट P सर्कल पे लाई कर रहा है बॉस, तो आपको जो मिलती है वो टेंजेंट की इक्वेशन होती है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ये अदर पैराबोली, हाइपरबोला, इलिप्स में भी हमें काम आने वाला है। तो मुड़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ।
नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। तो देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप फॉर्मूला मत याद रखना, आप जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूं वो याद रखना। वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये पॉइंट P है, और पॉइंट P है x1 y1, ठीक है, और ये जो सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन है। तो सर्कल की इक्वेशन बड़ी ही आसानी से आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सही बात है, ओके। अभी आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो लाइन की इक्वेशन है इसे मैं बोल देता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले ही t इक्वल टू 0 सीखा है, तो t इक्वल टू 0 का इस्तेमाल करके मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा y1 से, और r स्क्वायर को मुझे लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा ना, बिकॉज s इक्वल टू 0 होता है, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स 0। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बट वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे दी गई है ना, तो मैं उसे एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स 0 ऐसे भी तो लिख सकता हूं। बट ये दोनों एक ही चीज की इक्वेशन है, टेंजेंट एट पी की, तो ये दोनों आइडेंटिकल मतलब समान होनी चाहिए। तो उनको मैं समान कैसे कर सकता हूं, मैं x का कोएफिशिएंट जो है ऊपर x1 है और नीचे m है, y का कोएफिशिएंट ऊपर y1 है नीचे -1 है, और c कांस्टेंट है जो ऊपर माइनस आर स्क्वायर है और नीचे c है। तो इस तरह से मुझे कंपेयर करेंगे रेशियो, तो x1 मिल जाएगा, x1 मिल रहा है माइनस एम आर स्क्वायर बाय सी, सही बात है, ठीक है। और जो y1 मिल रहा है मुझे, y1 क्या मिल रहा है, आर स्क्वायर बाय सी। अभी थोड़ी देर पहले ही हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में सीखे हैं कि c जो होता है, याद है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए c क्या होता है, r इज इक्वल टू मॉड सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होता है। तो आपको मॉड सी मिल जाएगा और इस तरह से आपको r भी मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट में क्या बताना चाह रहा हूं कि आपको c तो पता है, ठीक है, आपको c पता है, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये वाली आपकी इक्वेशन है। तो c पता है x, तो आपको r भी पता है और m भी पता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का आप ये कॉन्सेप्ट याद रख लो रेदर देन द फॉर्मूला, ठीक है, बिकॉज फॉर्मूला थोड़ा ट्रिकी है। अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया वो अगर याद रख लेते हो तो आपकी लाइफ है ना, लेट मी टेल यू, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी आपकी लाइफ, ठीक है। तो यहां से मेरा y1 आ रहा है आर स्क्वायर बाय सी, ठीक है। आपको क्या करना है, t इक्वल टू 0 से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है। उन्होंने दी हुई इक्वेशन एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखनी है। उन दोनों को कंपेयर करना है, आइडेंटिकल करना है, आपको x1 y1 बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। ये सबसे बढ़िया और सबसे लाजमी तरीका है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल निकालने का, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। देखिए, तो मैं बताने चाह रहा हूं आपको कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है P इज x1 y1, तो बड़ी लाजमी सी बात है कि आप P से है ना दो टैंजेंट बना सकते हैं, एक ऐसा ऊपर की तरफ और एक ऐसा नीचे की तरफ। तो ये दो टैंजेंट बन गए। एट A एक टैंजेंट टच कर रहा है और एट एक B टैंजेंट टच कर रहा है, ठीक है। बट ये पॉइंट आउटसाइड है ना, तो इसके लिए आप t इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते, सही बात है। सपोज ये जो सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन है, एक स्टैंडर्ड सर्कल है, तो इसको जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनती है वो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a अंडर रूट 1 प्लस a नहीं r ले लेता हूं, बिकॉज हमने पूरे इसमें r ही लिया है, r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होती है। अगर किसी को डाउट है तो देखिए, r वॉज इक्वल टू क्या, मॉड सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर था, सही बात है। तो मॉड सी क्या बनेगा, r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पे मैंने मॉड सी को सिर्फ अवॉइड किया है बिकॉज वो इक्वेशन में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो आपका c क्या आ गया, r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसलिए मैंने c की जगह पे r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर डाला है। अभी ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, x1 y1 पासेस थ्रू इट, x1 y1 लाइज ऑन दिस टेंजेंट ना, लाइज ऑन इट, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला चीज है ना, इसको मैं स्लोप फॉर्म बोलता हूँ। कौन सा फॉर्म बोलता हूँ, स्लोप फॉर्म। कोई भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो रहेगी सर्कल को,
ठीक है, स्टैंडर्ड सर्कल को, वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर फॉर्म की रहेगी। अभी मुझे पता है x1 y1 से पॉइंट ड्रॉ किया है, तो वो मैं उसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगा। y1 इक्वल टू एम एक्स वन प्लस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। चलिए मैं आपको एक मजे की बात बता देता हूँ। आपका मॉड सी क्या आया था, आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर ना, तो आपका सी क्या आएगा, प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। सही बात है। तो चलिए मैं मॉड भी अवॉइड नहीं करता, प्लस माइनस डाल देता हूँ, बिकॉज मॉड सी अपना आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर था, तो मैंने सी को प्लस माइनस लेना बड़ा ही लाजमी है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे ठीक है सर ने प्लस माइनस ले लिया। अब देखो मैं जादू करने जा रहा हूँ। y1 माइनस एम एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। सही है। अभी आप बोथ साइड्स को स्क्वायर कर देना। जैसे ही आप बोथ साइड्स को स्क्वायर कर देते हो तो राइट साइड में ये आर स्क्वायर हो जाएगा और रूट हट के वन प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। एज यू सी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एम, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन एम। तो आपको m के कितने वैल्यू मिलेंगे, m के आपको दो वैल्यू मिलेंगे, एक m1 मिलेगा और एक m2 मिलेगा। तो जो m1 है बेटा वो इस लाइन का इक्वेशन का स्लोप रहेगा और जो m2 है वो इस लाइन का इक्वेशन का स्लोप रहेगा। इसका मतलब आपको समझ रहा है क्या कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बना सकते हैं किसी भी सर्कल को। ये हम 9th में सीखे हैं, 10th में सीखे हैं। मैंने क्या किया, मैंने स्टैंडर्ड सर्कल को एक स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख डाली, जो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर थी। फिर मैंने बोला एक्सटर्नल पॉइंट लाइज ऑन इट, फिर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m मिली, तो मुझे m1 और m2 मिल गया और मुझे ये पॉइंट p तो पता ही है। तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करके देखिए p कितना है x1 y1 और m कितना है ab के लिए, ap के लिए m1 है और bp के लिए m2 है। तो दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मुझे बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी। m1 और x1 y1 से ap मिल जाएगा, m2 और x1 y1 से bp मिल जाएगा। तो इस तरह से टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट टू अ सर्कल हम बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो मुड़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के पास, नेक्स्ट टॉपिक के पास। नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, तो देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। एक जनरल सर्कल ले लिया है मैंने, ठीक है, और एक जनरल सर्कल से मैंने क्या किया, एक आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए। तो वो आउटसाइड पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ और P मेरा x1 y1 है। ठीक है, और यहाँ से ये जो एक्सटर्नल टेंजेंट्स ऐसे बने हैं वो मैंने बना दिए और इसको A और B बोल देता हूँ। अगर आपको पता है तो एक्सटर्नल टेंजेंट का लेंथ क्या होता है बेटा, समान होता है। तो मैं इसको सेंटर बोल देता हूँ और मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो लेंथ समान होने के कारण ये जो दोनों लेंथ्स है ये हम समान दिखा देते हैं। ये रेडियस r रहेगा। ठीक है, PA निकालना है हमें और PC निकालना है हमें। तो C को मैंने क्या बोल दिया, माइनस जी माइनस एफ। सही बात है, C को मैंने क्या बोल दिया, माइनस जी माइनस एफ। तो आप क्या निकालोगे, CP निकालोगे। तो CP क्या आएगा, x1 प्लस जी, x1 प्लस जी द होल स्क्वायर आ रहा है और ये y1 प्लस एफ द होल स्क्वायर आ रहा है। मैं डेरिवेशन का शॉर्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको। और CA क्या होगा, R होगा, बट R तो हमें पहले से ही पता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA स्क्वायर ये क्या आने वाला है, तो यहाँ पे राइट एंगल है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CP स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर। तो PA स्क्वायर ये क्या आने वाला है, x1 प्लस जी द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 प्लस एफ द होल स्क्वायर और उसमें से माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर और ये प्लस सी हो जाएगा। जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आपको आपके सामने x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी ये पार्ट दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं, बहुत ही ध्यान से अगर आप देखते हैं तो दिस इज नथिंग बट S1 जो हमने पहले देखा था। आपका जो S इक्वल टू 0 ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, उसमें जब हम एक्सटर्नल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट या व्हाटएवर x1 y1 डालते हैं तो वो S1 बन जाता है। सही बात कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट एक्चुअली S1 है। तो आपका PA स्क्वायर क्या हो गया, S1 हो गया, बट आपका PA क्या हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ S1 हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा अपना फॉर्मूला बन जाता है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या बन गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला बन गया रूट S1। तो इस तरह से आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट का
बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला बन गया रूट S1। तो आपका जो PA होता है वो रूट S1 होता है, PB भी जो होता है वो भी रूट S1 होता है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये अपना अगला टॉपिक है। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट के लिए मैं एक सर्कल ले लेता हूँ और एक पॉइंट ले लेता हूँ जहाँ से मैं एक्सटर्नल टेंजेंट्स बनाने वाला हूँ। तो ये मैंने बना दिए टेंजेंट्स, ठीक है बात। और इनको मैं नाम दे देता हूँ P, और P को मैं बोल देता हूँ x1 y1, A को मैं बोल देता हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, B को मैं बोल देता हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बड़ी ही आसानी से मैंने इसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर लिया है और इसको भी ज्वाइन कर लिया है। कॉमन सेंस की बात है, ये 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा। ऊपर और नीचे वाला ट्रायंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट आने वाला है। सही बात है, ये पार्ट सबको क्लियर है? ओके, ठीक है। अभी देखो टोटल एंगल ये थीटा है, अगर आप देखोगे टोटल एंगल थीटा है, बट ऊपर और नीचे वाला ट्रायंगल सेम है ना, तो कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इसलिए मैं ये वाले एंगल को थीटा बोल देता हूँ। थोड़ी देर पहले हमने देखा ये अगर सेंटर है तो ये आर है और ये PA जो होता है ये रूट S1 है। तो इसकी वजह से हमें वेरी सॉरी ये θ/2 था, ठीक है, क्योंकि टोटल एंगल अपना थीटा है और ऊपर नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ऊपर वाला एंगल θ/2 हो जाएगा। तो बड़ी ही आसानी से आप क्या बोल सकते हैं कि tan ऑफ θ/2 हो जाएगा अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट R है, एडजेसेंट रूट S1 है। तो इस तरह से आपको θ/2 क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स R बाय रूट S1। ठीक है, तो आपको थीटा क्या मिल रहा है बॉस, 2 टाइम्स tan इनवर्स R बाय रूट S1। ये आप किसी भी तरह के सर्कल को लगा सकते हैं, एनी टाइप ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड, जनरल, जो भी है। एक बार आपको R पता है और रूट S1 पता है, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट पता है, तो बड़ी ही आसानी से आप tan θ/2 छोटे वाले ट्रायंगल में लगा के tan इनवर्स R बाय रूट S1 करके θ/2 पता करते हैं, और फिर थीटा तो मिल ही जाता है 2 को शिफ्ट करके। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स का ये बड़ा ही बढ़िया सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ज़रूर याद रखना है और ज़रूरत पड़ने पे काम भी आने वाला है। ठीक है, तो मुड़ते हैं हम अपने अगले पार्ट पे। अपना अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, देखते हैं। अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड सा सर्कल है, जनरल भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे पॉइंट P है। तो पॉइंट P को मैं बोल देता हूँ x1 y1, ये मैंने बोल दिया। और इधर से मैं कितने टेंजेंट बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ 2 तरह के टेंजेंट, एक ऊपर एक नीचे। तो आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ ही लिया रहेगा। तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मैं कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिख लीजिए, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसी को हम बोल देते हैं s = 0। सही बात है। और आपको S1 तो पता ही रहेगा। S1 क्या होता है बेटा, जब हम S में x1 y1 डालते हैं तो वो आ जाएगा x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c = 0। इस तरह से, सॉरी = 0 नहीं आता, इस तरह से आपको S1 मिल गया। ठीक है, S1 भी मिल गया। और T कैसे लिख सकते हैं आप, तो T का फंडा भी हम सीख चुके हैं, सही है। तो T कैसे लिख सकते हैं, x² की जगह xx1, y² की जगह yy1, और x की जगह पे x + x1/2, और y की जगह पे y + y1/2, और c की जगह पे c। तो इस तरह से आपने देखिए s क्या होता है वो समझ लिया, s1 क्या होता है वो समझ लिया, t क्या होता है वो समझ लिया। तो कंबाइंड इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं, कंबाइंड इक्वेशन of a pair of tangents from an external point, tangents from an external point, ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सटर्नल पॉइंट P x1 y1। तो ये कैसे लिख सकते हैं, देखो आपको S पता है, आपको S1 पता है, और आपको T पता है, तो SS1 = T²। तो इस तरह से आपको मिल जाता है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम और टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। ठीक है, इस तरह से बड़ी ही आसानी से अपने को वो मिल जाता है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज है, आपको एस तो दिया रहता है, S1 आप निकाल सकते हो, टी आपको निकालने आता है, टी का खाली आपको स्क्वायर करना रहता है। इस तरह से आपको कंबाइंड इक्वेशन कुछ बिना ज्यादा मेहनत किए बिना बड़ी ही आराम से मिल जाती है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल एट अ गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। तो ये मेरा सर्कल है सपोज, और ये मेरे सर्कल का सेंटर है सपोज। कलर बदल लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया -g -f, और किसी एक पॉइंट पे मुझे नॉर्मल बनाना है, ये पॉइंट ले लेता हूँ। चलो, तो ये पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेंटर बोल देते हैं। तो यहाँ पे पहले ना आपको टेंजेंट बनाना पड़ेगा, ये ऐसे, और बाद में आप ये इसको ज्वाइन करोगे। तो देखो बड़े ध्यान से कि नॉर्मल जो है वही क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है टेंजेंट को परपेंडिकुलर। और नॉर्मल की खासियत क्या है, दैट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर। कुछ भी करो सेंटर से ही पास होगा ना, बिकॉज नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ये आपका t इक्वल टू 0 हो गया, और ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन n इक्वल टू 0 हो गया। नॉर्मल और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं, और जो 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट के साथ वो हमेशा सर्कल से सेंटर से पास होता है। तो नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं लिख देता हूं, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। क्यों? बिकॉज टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल होता है, और टेंजेंट का परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास होता है। इसी वजह से तो आप स्लोप ऑफ नॉर्मल तो निकाल ही सकते हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बड़ी ही आसानी से आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ रहा है। देखिए, y1 प्लस एफ, y2 माइनस y1 किया, और x1 प्लस जी, ये करके आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो बड़ी ही आसानी से स्लोप पॉइंट फॉर्म से मिल जाएगी आपको। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या आएगा, y माइनस y1, y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी, और x माइनस x1। इस तरह से आपको मिल गई। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस एफ इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस जी। तो ये हो जाती है आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बड़ी ही आसानी से देखो ये भी अपने को मिल गया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, मैं तो सजेस्ट करूंगा इसका फॉर्मूला याद मत रखो, जो कॉन्सेप्ट बताए वो याद रखो, वो समझ लो। बड़ी ही आसानी से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ गिवन पॉइंट निकाल पाएंगे। दैट इज वेरी वेरी आसान। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है अपना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पहले हमें समझ लेना पड़ेगा होता क्या चीज़ है। तो पहले तो मैं सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, और ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है P। P को मैं बोल देता हूँ x1 y1। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, P से मैं बना रहा हूँ टेंजेंट्स। तो एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने बना लिए 2 टेंजेंट्स, और ये 2 टेंजेंट सर्कल को A में और B में टच कर रहे हैं। अगर आप A और B में से पास होने वाली एक लाइन बना दो तो एक कॉर्ड बनती है, कॉर्ड AB जिसे कहते हैं। और इसी कॉर्ड AB को हम क्या कहते हैं, COC। COC का मतलब क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की हमें निकालनी होती है इक्वेशन। ठीक है, तो बड़ी ही आसानी से ये निकाल सकते हैं, बट आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा निकाल लेता हूँ। कॉर्ड AB इज COC। ठीक है, COC। ओके, अभी तक अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया रहेगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ लाइक तो बटन बनता है, उसको दबा दीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो कॉर्ड AB का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो अपनी सर्कल की इक्वेशन तो अपने को पता है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। सही बात है, यह अपने सर्कल की इक्वेशन है। इसको हम s इक्वल टू 0 भी बोलते हैं। और P पॉइंट जो है अपना वो x1 y1 है। ठीक है, तो P पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, और AB जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसे हम कहते हैं COC। तो ये COC की इक्वेशन निकालने की सिंपल ट्रिक है, t इक्वल टू 0।
आपको सिर्फ यही याद रखनी है, ठीक है। इसका डेरिवेशन हमने एक सेपरेट वीडियो में दिखाया है, आप जाके वो देख सकते हैं। तो t इक्वल टू 0 जैसे ही करते हैं अपने को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलती है। तो आप तो बोलोगे सर t इक्वल टू 0 से तो हमें सर्कल का टेंजेंट मिल रहा था, बट बेटा जब पॉइंट P सर्कल पे रहता है तो आपको टेंजेंट मिलता है, बट पॉइंट P जब बाहर रहता है तो आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलती है। तो मैं आपको है ना एक केस बना के देता हूं। केस 1 में पॉइंट P, ठीक है, आउटसाइड है, तो आपको t इक्वल टू 0 क्या देगा, COC देगा, ठीक है। अगर पॉइंट P ऑन सर्कल है, ऑन द सर्कल है, तो आपको t इक्वल टू 0 क्या देता है, टेंजेंट देता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ रहेगा। पॉइंट P अगर बाहर है तो t इक्वल टू 0 आपको COC देता है, पॉइंट P अगर ऑन द सर्कल है तो t इक्वल टू 0 आपको टेंजेंट की इक्वेशन देता है। तो मुड़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पास। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक सर्कल बना के देता हूं और आपको एक कॉर्ड भी बना के देता हूं। तो एक कॉर्ड बनाते हैं ब्लैक कलर की, ये ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कल है अपना जिसका सेंटर है -G -F, ठीक है। और ये यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वहीं पे वो बाइसेक्ट भी हो जाती है। ये पॉइंट को मैंने x1 y1 बोल दिया, ठीक है। तो ये सम को आप दो तरीके से कर सकते हो। मैं कॉर्ड की इक्वेशन को क्या बोल देता हूँ, लाइन L इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे L का स्लोप और CP का स्लोप, दोनों का स्लोप परपेंडिकुलर रहेगा, सही है। तो मैं पहली चीज तो m ऑफ CP निकाल लेता हूँ। m ऑफ CP क्या आएगा, y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g। तो m ऑफ CP पता है मुझे और CP परपेंडिकुलर टू L है, तो मुझे m ऑफ L भी मिल जाएगा, जो कि उल्टा करके मुझे x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f दे देगा, बिकॉज स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस का प्रोडक्ट -1 आता है। तो इस तरह से मुझे स्लोप पता चल गया और मुझे पॉइंट भी पता है जिसमें से लाइन पास हो रही है, x1 y1। तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं कॉर्ड जो बाइसेक्ट हुई है x1 y1 पे, उसका इक्वेशन। तो उसका इक्वेशन मुझे कैसे मिलेगा, तो वेरी सिंपल, y माइनस y1 करना है और फिर स्लोप लिखना है x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f, ठीक है, और x माइनस x1 करना है। इस तरह से मुझे मिल जाता है स्लोप, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। x माइनस x1 मिलेगा, ठीक है, x1 प्लस g मिलेगा, प्लस y माइनस y1 मिलेगा और y1 प्लस f मिलेगा, इक्वल टू 0। तो ये आ जाती है आपकी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो कि बाइसेक्ट हो रही है x1 y1 पे, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है तो कॉन्सेप्ट याद रखो, ये रेड वाला फॉर्मूला याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप क्या करना, CP का निकालना स्लोप, CP का स्लोप निकालते ही L का निकाल लेना स्लोप, और फिर आपको पॉइंट P पता है और स्लोप पॉइंट से आपको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिल जाएगी। या फिर इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है जो भी मैं बताना चाहूँगा, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेंस और एडवांस के लिए। ये वाला जो रेड बॉक्स है इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो अंत में यह हमें t इक्वल टू S1 ये इक्वेशन देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, t इक्वल टू S1, ठीक है, t इक्वल टू S1 ये याद रखना। तो आप बोलोगे सर ये क्या है, तो देखो बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। t का इक्वेशन आप x1 y1 पे लिख देना, ठीक है, और S1 मतलब क्या, अपना जो सर्कल है s इक्वल टू 0, उसके s में आप x1 y1 डाल देना। तो लेफ्ट साइड में आपका रहेगा t, उसको कैसे लिखेंगे आप, x स्क्वायर की जगह x1, y स्क्वायर की जगह y1, ऐसे आप सारा सब कुछ लिखते जाओगे। और राइट साइड में s की जगह पे आपको x1 y1 सब्स्टिट्यूट करना है, t इक्वल टू S1। या तो आप कॉन्सेप्ट से करो MCP और L के, या फिर आप ऑल्टरनेटिव तरीके से करो t इक्वल टू S1 के तरीके से। आपको बड़ी ही आसानी से इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट x1 y1 मिल जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ गया है। तो मुड़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास। अपना नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल होता क्या है ये एक बार मैं आपको बता देता हूं।
तो डायरेक्टर सर्कल एक प्रकार का स्पेशल सर्कल होता है, बता देता हूँ क्या होता है। तो सपोज आपके पास एक सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल है, ठीक है, और आप इसको टेंजेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, हर पॉइंट पे टेंजेंट्स बना रहे हैं। तो हमें ना सारे परपेंडिकुलर टेंजेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। सो लेट मी सिलेक्ट अ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, बहुत ही शॉर्ट में मैं बताने वाला हूँ। ये कर लिया मैंने परपेंडिकुलर टेंजेंट सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर टेंजेंट, और ये इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, और इस तरह से मैं सारे परपेंडिकुलर टेंजेंट सिलेक्ट कर लिए सपोज, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर टेंजेंट बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ऐसे टेंजेंट बनते जा रहे हैं, तो ऐसे करोड़ों लाखों टेंजेंट्स बनेंगे ना। ये तो मैंने सिर्फ 4 बनाए हैं, बट और भी बन सकते हैं, राइट। तो ऐसे सारे, मतलब एक एग्जांपल दे ही देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ये यहाँ पे भी तो ऐसे कुछ तो परपेंडिकुलर टेंजेंट बन ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बनेंगे, सही बात है। तो ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, ये सारे अपने को ज्वाइन करने होते हैं। मैं एक काम करता हूँ, उसको रेड कलर से दिखाता हूँ। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के सारे पॉइंट्स आपको ज्वाइन करने रहते हैं। तो एक्चुअल में डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जो होते हैं उन सारों के है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम ज्वाइन करते गए तो जो लोकस बनेगा उसको हम कहते हैं डायरेक्टर सर्कल। तो देखते हैं कौन सा लोकस बन रहा है, कैसे लोकस बन रहा है। तो मैंने तो 5-6 ही बनाए हैं, बट मैं सारे इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं बना रहा हूँ, और उनका मैंने क्या बना दिया, सारा लोकस बना दिया। तो ये रेड वाला पार्ट आपको सर्कल दिख रहा है, यही अपना क्या हो जाता है बेटा, यही अपना हो जाता है क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टर सर्कल। अभी ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरा सेंटर है, ठीक है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो ये 90 है, 90 हो गया। ये ऑलरेडी 90 है, तो ये तीनों 90 हो गए, तो ये भी 90 हो गया। ये आर है, ये आर है। तो बेसिकली ये एक तरह का रेक्टेंगल था, बिकॉज ऑल एंगल 90 थे। बट अभी मजाक मजाक में क्या हो गया है बताओ मुझे, ये हो गया है कि इसका जो एडजेसेंट साइड है वो दोनों आर हो गया, तो ये भी आर हो जाएगा, बिकॉज ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी जो डायरेक्टर सर्कल बना है उसकी ये तो क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी ना। अभी ये आपको देखो एक ट्रायंगल दिख रहा रहेगा, CAB करके ट्रायंगल, तो उसमें CA और AB तो RR है, तो ये बन जाएगा √2R। तो अगर आपके सर्कल की इक्वेशन x² + y² = R² है, तो डायरेक्टर सर्कल क्या रहेगा। तो डायरेक्टर सर्कल देखो, उसका सेंटर तो सेम ही बनाना, ओरिजिन ही बनाना, सेम है, दोनों का सेंटर क्या हो जाएगा, सेम। बट उसका जो रेडियस है वो क्या बना, √2 × R बना ना, देखो CB। तो उसका इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, x² + y² = √2R²। तो ये इक्वेशन बना, x² + y² = 2 × R²। इस तरह से आपका डायरेक्टर सर्कल का क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आप बड़े वाले सर्कल के लिए, मतलब जनरल सर्कल के लिए भी लगा सकते हैं। उस दोनों में क्या रहेगा, उनका सेंटर -G -F रहेगा, और उसकी आप क्या करना, रेडियस निकाल लेना जनरल सर्कल की, और ओरिजिनल सर्कल की रेडियस क्या रहेगी, √2 × R रहेगी। तो आपको याद क्या रखना है, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल हमेशा क्या रहती है, √2 × द ओरिजिनल सर्कल की रेडियस, ठीक है। और ये जो डायरेक्टर सर्कल होता है ये एक्चुअल में होता क्या है समझिए, डायरेक्टर सर्कल होता है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स एट विच परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मीट। तो वो मैंने ड्रॉ भी करके दिखा दिए, तो उस तरह से हमें एक सर्कल मिला था। तो मुड़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के पास, जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं अलग अलग केसेस लेने वाला हूँ। जो पहली केस है दैट इज नो इंटरसेक्शन, मतलब 2 सर्कल्स एक दूसरे को कतई इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा पहला सर्कल, ये हो गया मेरा दूसरा सर्कल। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो ये मेरा C1 हो गया, मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ये मेरा C1 हो गया, ये मेरा C2 हो गया। अभी आप क्या कीजिए, पर्पल लाइन से C1 C2 को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ, ये वाले पॉइंट को मैं B बोल देता हूँ। तो C1 है तो R1 है, C2B तो R2 है, रेडियस 1 एंड रेडियस 2। अगर आप ध्यान से अगर देखते हैं तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस जो है, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा बेटा, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर आएगा R1 + R2 से। ये उसका केस हो गया, ठीक है। C1 C2 का डिस्टेंस मॉड लगा दो, ठीक है, और R1 और R2 तो पॉजिटिव ही
ही है। इस तरह से मॉड C1 C2 मतलब C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस जब R1 प्लस R2 से बड़ा रहेगा तो आपको जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नो इंटरसेक्शन। मतलब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अभी इन सर्कल्स को हम कितने कॉमन टेंजेंट्स बना सकते हैं, तो दो कॉमन टेंजेंट तो ऐसे बनेंगे, दो कॉमन टेंजेंट तो ऐसे बाहर की, ओके बन गए बन गए बन गए बन गए बन गए, ठीक है। दो कॉमन टेंजेंट तो ऐसे बनेंगे और दो कॉमन टेंजेंट मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। लेट मी से ये बन गया और एक टेंजेंट, ठीक है। ये दो जो कॉमन टेंजेंट बनाए हैं ये बाहर की तरफ बने हैं ना, तो इनको मैं क्या बोलता हूँ, DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DCT1 एंड DCT2। इस तरह से हमारे दो कॉमन टेंजेंट बन गए जिन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो सर्कल के बाहर होते हैं, दोनों सर्कल के ऊपर नीचे होते हैं। और दो कॉमन टेंजेंट हम बना सकते हैं, उनका कलर थोड़ा ब्लू कर देता हूँ। ये जो कॉमन टेंजेंट है ये दोनों सर्कल के बीच में आते हैं, ये बहुत ही स्पेशल तरीके के टेंजेंट होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है और एक टेंजेंट बनेगा, ये ऐसे लेफ्ट टू राइट बनेगा, इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये जो ब्लू तरीके के टेंजेंट बने हैं इनको हम ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट कहते हैं, TCT1 और TCT2। तो इस तरह से हमारे पास चार कॉमन टेंजेंट बने। कितने कॉमन टेंजेंट बने, चार कॉमन टेंजेंट। जो पहले वाले दो कॉमन टेंजेंट है ऊपर नीचे उनको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और दूसरे वाले जो बीच में बने उनको कहते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। अभी ध्यान से देखना, ये वाले जो टेंजेंट्स है ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके मिलने वाले हैं, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उनको मैं इंटरसेक्ट करा पाऊँ, ठीक है। आई थिंक आई हैव सक्सीडेड, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा एफर्ट था। तो यहाँ पे देखिए ये वाले टेंजेंट अगर आप देखते हैं ये एक्सटर्नल पॉइंट पे एक दूसरे को कट किए हैं Q में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो दो है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट भी दो है, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक दूसरे को Q में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट एक दूसरे को P में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, P डिवाइड्स C1 C2 इंटरनली, ठीक है, इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज आपको C1 और C2 पता रहेगा ना, तो R1:R2 रेशियो का यूज करके आपको P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। आप सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन लगाना, आपको P मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TCT का मतलब होता है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, उनको इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं बिकॉज वो दोनों सर्कल के बीच में रहते हैं। और पॉइंट Q जो है, Q डिवाइड्स C1 C2, ठीक है, ये करता है एक्सटर्नली इन द रेशियो। कहाँ पे करता है, एक्सटर्नली इन द रेशियो। कौन सा रेशियो है देखते हैं, R1:R2 सेम रेशियो है। तो अगर आपको Q मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ढूंढना है तो आप एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगा देना। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला आप जैसे ही लगा देते हो ना आपको वो मिल जाएगा, आपको बड़ी ही आसानी से ये मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि ये बढ़ा के Q पे ही मिल जाता है, ठीक है, बड़ी ही आसानी से देखो हो गया है। तो इस तरह से आपको सब कुछ मैंने बता दिया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स या फिर इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स या फिर ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट्स, ये होता है P। उसको कैसे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन लगा के। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला C1 C2 पे लगा के। तो ये हो गया नो इंटरसेक्शन वाला केस। बढ़ते हैं आगे, तो वहां पे एक्सटर्नल टचिंग मतलब दो सर्कल से जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। तो इस तरह से हमने इन दोनों सर्कल को टच करवा दिया है और ये आपका सेंटर है C1 और ये आपका सेंटर है C2। इन दोनों को आप एक लाइन से ज्वाइन कर दो, बिकॉज कॉमन पॉइंट है तो 90 पे वो टच होके मैनेज हो जाएगा। ये पॉइंट को आप स्पेशली पॉइंट P बोल दो और पॉइंट P पे आप है ना एक मस्त तरीके का एक टेंजेंट बना दो, ठीक है, जिसको हम कहेंगे कॉमन टेंजेंट। तो ये हो जाएगा आपका TCT1,
ये हो जाएगा TCT1। और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो ये मतलब इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी तो बनाने पड़ेंगे, तो वो भी बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बन गए और ये यहाँ पे, सॉरी वेरी सॉरी। ठीक है, अगर आपको ये मेरा एफर्ट बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ऊपर नीचे देखिए, ये यहाँ पे दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बने हैं, उनको नाम दे देता हूँ DCT1 एंड DCT2। यहाँ पे भी सेम फंडा है, ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। तो P और Q का जो केस मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन वाला, सेम केस आपको यहाँ पे भी मतलब हर केस में लगाना है। तो मैं वो अभी वापस नहीं बताऊंगा, मैं नई चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये R1 है, ये R2 है। तो डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 है वो इक्वल टू R1 प्लस R2 आएगा बिकॉज ऑफ टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी। यहाँ पे TCT का इक्वेशन आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। TCT का इक्वेशन आप कैसे निकालो, आप पहले है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P निकालो, तो फाइंड P। ठीक है, P फाइंड करने के लिए आप क्या लगाना है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, पॉइंट P डिवाइड्स C1 एंड C2 इंटरनली इन द रेशियो R1:R2। तो पॉइंट P आपको मिल जाएगा R1:R2 X1 Y1 करके। ठीक है ना बात, ओके। अभी ये इतना मिल गया आपको पॉइंट P, तो T इक्वल टू 0 कर दो। T इक्वल टू 0 करके आपको TCT का इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन बड़ी ही आसानी से आपको मिल जाएगा। आई होप यू लाइक्ड दिस कॉन्सेप्ट। तो एक्सटर्नल टचिंग के लिए मॉड ऑफ C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर होना चाहिए। P और Q मतलब DCT दो रहेंगे, TCT एक रहेगा। DCT Q पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, वो ये डायग्राम में मैंने दिखाया नहीं है, वो पिछली डायग्राम की तरह ही रहेगा। और TCT का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द टू सर्कल्स आप निकाल सकते हो सेक्शन फॉर्मूला से। और एक बार P मिल गया तो आप T इक्वल टू 0 कर दो, आपको कॉमन टेंजेंट TCT भी मिल जाएगा। ठीक है, मुड़ते हैं अपने नेक्स्ट केस के पास। नेक्स्ट केस है इंटरसेक्शन एट 2 पॉइंट्स। इसका मतलब आपके पास है ना दो सर्कल्स है, ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, और ये दोनों के ये सेंटर्स है। ठीक है, तो ये दोनों के सेंटर C1 और C2 ऐसे है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक लाइन है। तो डेफिनेट सी बात है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ गए हैं, मतलब ये एक दूसरे के दूर भी नहीं है ना टच भी नहीं कर रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, पास है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, R1 प्लस R2 से कम है। सही बात है, R1 प्लस R2 से क्या है, कम है, और R1 माइनस R2 से ज़्यादा है। क्या है, R1 माइनस R2, यहाँ पे भी मॉड लगा देता हूँ, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस R1 माइनस R2 से ज़्यादा रहेगा, और C1 माइनस C2 के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के समान रहेगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ मैं। हम नेक्स्ट पॉइंट पे मुड़ते हैं, इंटरनल टचिंग उसके बाद। ठीक है, इंटरनल टचिंग में कैसा होता है, एक बड़ा सर्कल है आपके पास और उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, ये ऐसे। तो इसको मैं टच करा देता हूँ, ये ऐसे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर C2 है, और इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करा देते हो, ये ऐसे अगर ज्वाइन करा देते हो, लेटस से ये आपने ज्वाइन करा दिया। ठीक है, तो अभी आप एक चीज़ नोट कर पाओगे, तो ये पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा R1 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा R2। तो बड़ी ही ध्यान से अगर आप देखोगे, C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस है, ये क्या हो रहा है, R1 माइनस R2 के समान हो रहा है। ठीक है, मॉड दे दिया बिकॉज डिस्टेंस है। तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस एक्चुअली इक्वल टू R1 माइनस R2 आ रहा है ना। क्या आप देख सकते हैं, अगर आपको डिटेल में देखना है तो भी मैं दिखा देता हूँ। C1 C2 इज इक्वल टू C1 P माइनस C2 P। सही बात है, ओके। अभी C1 क्या है, R1 है माइनस R2 है। मॉड क्यों लगाया, बिकॉज हमें पता नहीं है R1 बड़ा रहेगा कि R2 बड़ा रहेगा। अभी डायग्राम से तो समझ रहे हैं, बट क्वेश्चन में नहीं पता रहेगा, दैट इज वाई। ठीक है, तो यहाँ पे C1 C2 क्या आ गया, R1 माइनस R2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट एक ही बनेगा, ये ऐसे। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर आप निकाल लोगे तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है, TCT। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट एक ही होता है, पॉइंट ऑफ
कॉन्टैक्ट पे। और अगर आप देखोगे तो P डिवाइड्स C1 C2 एक्सटर्नली, P डिवाइड्स C1 C2 एक्सटर्नली इन द रेशियो R1:R2। तो P जो है डिवाइड कर रहा है C1 C2 को एक्सटर्नली इन द रेशियो R1:R2। तो आपको P मिल जाएगा X1 Y1 बिकॉज आपको C1 C2 पता है। तो आपको TCT का इक्वेशन T इक्वल टू 0 करके मिल जाएगा। यहाँ पे कॉमन टेंजेंट एक ही है जो कि T इक्वल टू 0 है। अभी मुड़ते हैं अगले केस के पास। अगला केस है इंटरसेक्शन एट 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो सर्कल से वो टच भी नहीं कर रहे इंटरनली, तो इंटरनल से ज्यादा वाला कंडीशन है, देखो मॉड ऑफ R1 - R2, और एक्सटर्नली दूर भी नहीं है एक दूसरे से, इसलिए R1 + R2 से कम है। तो ये एक्सटर्नल वाले केस से कम, ठीक है, एक्सटर्नल केस, और ये इंटरनल वाले केस से ज्यादा, इंटरनल केस, ठीक है। तो जब भी सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं ना, आपको ये लॉजिक लगाना है, एक्सटर्नल केस से कम और इंटरनल केस से ज्यादा। ये कंडीशन लगाते ही आपको इंटरसेक्शन वाला फंडा मिल जाएगा। आई होप ये आपको पसंद आया है, ठीक है। तो ये कंडीशन लगा के अपने को इंटरनल केस से ज़्यादा और एक्सटर्नल केस से कम करके अपने को 2 इंटरसेक्शन मिल जाते हैं। तो ये जो होता है ना बेटा, यहाँ से एक है ना कॉमन कॉर्ड जाता है, तो ये जो कॉमन कॉर्ड होता है ये ऐसे होता है, ठीक है, जो पॉइंट A और B में इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। कॉमन टेंजेंट्स कितने बनेंगे, तो DCT 2 ही बनेंगे, सही बात है। देखो रेड से दिखा रहा हूँ, ये रहे मेरे 2 कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। इनको थोड़ा एडजस्टमेंट कर देता हूँ मैं, ये ऐसे, ठीक है। ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगे एक पॉइंट Q पे, उसको आप केस नंबर 1 की तरह एक्सटर्नल डिवीजन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन कॉर्ड होता है इसके बारे में एक स्पेशल चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जो सर्कल 1 है वो S1 = 0 बोल देते हैं हम, और सर्कल 2 को S2 = 0 बोल देते हैं। AB जो है उसे हम कॉमन कॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन कॉर्ड, ठीक है। AB को हमने कॉमन कॉर्ड बोला। अभी मैं बताता हूँ S1 क्या है और S2 क्या है। तो S1 इज नथिंग बट x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1, ठीक है। और S2 जो है, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहे, देखो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन बिल्कुल नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ हम 2 सर्कल्स की इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। पहले सर्कल की इक्वेशन S1 = 0, दूसरे सर्कल की इक्वेशन S2 = 0। तो इक्वेशन ऑफ AB अपने को क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ AB का सिंपल ट्रिक है, S1 - S2 कर दो = 0, तो आपको इक्वेशन ऑफ AB मिल जाती है। तो इस तरह से आपको बड़ी ही आसानी से इक्वेशन ऑफ AB मिल जाती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितने आ गए थे, 2 आ गए थे, DCT1 और DCT2, ऐसे आपको 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिल गए थे। और आपको इंटरनली एक कॉमन कॉर्ड मिला था। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन भी मैंने बता दिया है आपको, S1 - S2 = 0। S1 सर्कल 1 था और S2 सर्कल 2 था, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो अपना अगला पार्ट है, अगला टॉपिक इंटरनल टचिंग हो गया है। अगला टॉपिक है वन इनसाइड दी अदर। तो वन इनसाइड दी अदर में क्या होगा, ये आपका पहला सर्कल है, ये आपका दूसरा सर्कल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे C1 है और यहाँ पे C2 है। तो डेफिनेट सी बात है, इसको अगर आप ज्वाइन ऐसे कर देते हो, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो आप नोटिस करोगे कि C1 C2 जो है वो लेस देन आएगा R1 - R2 के। तो दोनों तरफ मॉड लगा देता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना होए, ठीक है। तो C1 C2 हमेशा क्या आएगा, लेस देन R1 - R2 आएगा, इंटरनल केस से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे इंटरनल केस से कम, नो कॉमन टेंजेंट, यहाँ पे आएगा नो कॉमन टेंजेंट। ये बहुत ही वेल्ला केस है, इसका कुछ काम नहीं है बिकॉज इसमें कॉमन टेंजेंट होता नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे आसान केस है। C1 C2 के बीच का डिस्टेंस आपको R1 और R2 से कम मिलेगा बिकॉज C1 C2 बहुत पास आ रहे हैं ना एक दूसरे के, इसी वजह से यहाँ पे देर इज नो टचिंग ऑफ द सर्कल्स। तो मुड़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के पास। नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ DCT एंड लेंथ ऑफ TCT। तो इसके पास हम बढ़ रहे हैं, तो ये देखते हैं। तो लेंथ ऑफ DCT एंड TCT, तो इसके लिए मैं 2 सर्कल्स ले रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक है। सबसे पहले मैं लेंथ ऑफ DCT, तो मैं एक ही DCT बनाऊंगा,
दोनों DCT का लेंथ सेम होता है, इतना आप समझ लो। ठीक है, तो ऊपर वाला DCT मैंने बना दिया। ठीक है, ये ऊपर वाला DCT है और इसको मैं बोल देता हूँ AB। DCT को एक्सटर्नल टेंजेंट भी बोला जाता है, DCT को एक्सटर्नल टेंजेंट भी बोला जाता है। C1 और C2, तो C1 और C2 को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ये ऐसे, C1 और C2 के बीच के डिस्टेंस को मैं D बोल रहा हूँ और ये दोनों को ज्वाइन करके मैं R1 R2 बोल रहा हूँ। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, तो DCT का लेंथ, उसको लेंथ एक्सटर्नल बोलते हैं। DCT के लेंथ को क्या बोलते हैं? लेंथ एक्सटर्नल। उसका फॉर्मूला है D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ एक्सटर्नल। अभी एक TCT भी मैं बना देता हूँ, तो TCT में थोड़ा अलग कलर से बनाता हूँ, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तो ये बन गया मेरा ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट जो होता है उसको बोलते हैं लेंथ इंटरनल। तो उसका लेंथ क्या आएगा? सेम ही आएगा, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 द होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये समझना है कि लेंथ एक्सटर्नल हमेशा ग्रेटर रहेगा लेंथ इंटरनल से। तो दो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट आएंगे, दो DCT आएंगे, दोनों का लेंथ सेम रहेगा, दोनों एक्सटर्नल का और दोनों इंटरनल का। तो आप देखिए यहाँ पे D में से एक छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, R1 माइनस R2, तो लेंथ एक्सटर्नल बड़ा रहेगा। और यहाँ पे D में से एक बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है R1 प्लस R2, हेंस वो छोटा रहेगा। तो इस तरह से D जो है वो आपको समझना है, D इज एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। ये आपको पता होना चाहिए। इसका इस्तेमाल करके आप लेंथ ऑफ DCT एंड TCT बड़ी ही आसानी से ढूंढ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुड़ते हैं हम अपने अगली नेक्स्ट केस के पास। नेक्स्ट केस है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो सर्कल्स ले रहे हैं। ठीक है, दो सर्कल्स बना लेते हैं, सर्कल 1 और ये सर्कल 2। ठीक है, तो सर्कल 1 और सर्कल 2 हमने बना लिए। इसका ये सेंटर है C1 और इसका ये सेंटर है, थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, इसका ये सेंटर है C2। ठीक है, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे एट द एंगल यहाँ पे और ये यहाँ पे। ये एक तरह के टेंजेंट्स हो जाते हैं एक दूसरे को। C1 C2 को भी ज्वाइन कर दो, ये आ जाएगा आपका R1, ये आ जाएगा R2 और ये है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है मेरी बात? ओके, अभी आप एक चीज़ समझ लो कि C1 C2 के बीच के डिस्टेंस को मैं D बोल रहा हूँ। सही बात है। अभी cos थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो देखिए, ये जो कॉमन ये टेंजेंट्स बने ना, R1 दूसरे वाले को टेंजेंट है, R2 पहले वाले को टेंजेंट है, ऐसा P। तो मैं क्या बोलूँगा, cos थीटा का फॉर्मूला आजू का स्क्वायर प्लस बाजू का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ठीक है, अभी अपने पास दो सर्कल्स है, तो R1 तो हमें पता है और R2 तो हमें पता है। तो मैं C1 को क्या बोल देता हूँ, माइनस G1 एंड माइनस F1, और C2 को क्या बोल देता हूँ, माइनस G2 एंड माइनस F2। अगर आपको C1 के कोऑर्डिनेट्स और C2 के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आपको क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। C1 C2 का डिस्टेंस इज नथिंग बट D। तो cos थीटा का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो R1 स्क्वायर आता है G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर माइनस C2, सॉरी माइनस C2 और माइनस D स्क्वायर। तो माइनस D स्क्वायर अगर करेंगे तो वो क्या आने वाला है, G1 माइनस G2 द होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 द होल स्क्वायर। सही बात है। अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा 2 अंडर रूट G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C एंड ये आ जाएगा G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 और ये C1। तो अगर आप ऊपर वाला चीज़ बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर देते हो तो cos थीटा ऊपर क्या आता है मैं बता देता हूँ, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 माइनस C1 C2 अपॉन 2 अंडर रूट G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 एंड ये हो जाएगा G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। तो इस तरह से आपको cos थीटा का फॉर्मूला मिल जाता है। यहाँ पे जो cos थीटा है दैट इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। जहाँ पे टू सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, वहाँ पे आपको ये बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। ठीक है ना बात? तो इस तरह से आपको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। बट अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में एक कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखें तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 0 भी हो सकता है
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है, ऑर्थोगोनल, ठीक है, सर्कल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये रह गया था, ये ऐड करना, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं ना। ओके, ऑर्थोगोनल सर्कल्स मतलब क्या, जिनका थीटा 90 डिग्री हो, मतलब जो एक दूसरे को 90 डिग्रीज में इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो बड़ी ही नॉर्मल सी बात है, कॉस थीटा आ जाएगा 0। तो उसकी वजह से कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है अपना क्या है, 2g1g2 प्लस 2f1f2 माइनस c1 माइनस c2 अपॉन क्या था, 2r1r2 में वो पूरा चीज़ नहीं लिख रहा, इक्वल टू 0। देयरफॉर ऊपर वाला चीज़ 0 हो जाएगा। तो 2g1g2 प्लस 2f1f2, माइनस को राइट साइड में लेके जाएंगे तो c1 प्लस c2। दिस इज आवर कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, दिस इज आवर कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। ये आपको पता होना चाहिए, ये अपना ऑर्थोगोनैलिटी का कंडीशन है। इसका यूज़ करके हम दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, ये बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया रहेगा। यहाँ पे हमने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला सीखे हैं, और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स अगर 90 है तो उनको ऑर्थोगोनल सर्कल्स बोलते हैं, ये भी सीखे हैं। और उसका हम सीखे हैं कंडीशन, जो कि है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस में बता देता हूँ क्या होता है। तो रेडिकल एक्सिस होता है दो सर्कल्स है अपने पास, ठीक है, दो अलग अलग सर्कल्स है, ठीक है, बड़ा छोटा भी हो सकता है। तो इनके बीच में है ना एक लाइन होता है, इनके बीच में एक स्पेशल लाइन होता है। ये स्पेशल लाइन क्या है कि उस लाइन से अगर आप टेंजेंट बनाओ, उस लाइन से दोनों सर्कल पे अगर आप टेंजेंट बनाओ तो उनका लेंथ सेम होता है। समझ में आई बात? उस लाइन से अगर आप कोई भी पॉइंट लो और टेंजेंट बनाओ तो उनका लेंथ क्या होता है पता है? सेम होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का लोकस हो गया, ये एक तरह का क्या हो गया? लोकस हो गया। तो रेडिकल एक्सिस इज नथिंग बट अ लाइन विच has many points, infinite points, from which if tangents are made to two circles then these lengths are equal। तो लेंथ्स भी दिखा देता हूँ मैं, PA और PB ये दोनों है ना आपके इक्वल हो जाएंगे। तो उस लाइन को हम कहते हैं रेडिकल एक्सिस। तो ये वाला लाइन जो है ये आपका रेडिकल एक्सिस है। ठीक है, अभी पहले वाले सर्कल को हम बोल देते हैं S1 इक्वल टू 0, दूसरे वाले सर्कल को हम बोल देते हैं S2 इक्वल टू 0। अभी S1 क्या है मैं लिख के देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1। ठीक है, ये S1 हो गया। S2 क्या है वो भी मैं लिख के देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2। ठीक है, और ये जो रेडिकल एक्सिस है उसकी इक्वेशन क्या होती है वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस इज, ठीक है, बड़ी ही आसानी से आप ये निकाल सकते हैं, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। इस तरह से हमें इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस मिल जाता है। अगर दो सर्कल इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, यहाँ पे सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे इसलिए अपने को रेडिकल एक्सिस मिलता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे तो हमें क्या मिलेगा? कॉमन कॉर्ड। और कॉमन कॉर्ड भी एक प्रकार का रेडिकल एक्सिस ही है। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन कॉर्ड रेडिकल एक्सिस हो जाएगा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, नॉर्मल जो अपने को डायग्राम में दिख रहा है। देन नेक्स्ट वन इज रेडिकल सेंटर। ठीक है, रेडिकल सेंटर का मतलब क्या है वो पहले बता देता हूँ। आपके पास ये तीन सर्कल्स है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पहले वाले को मैं S1 इक्वल टू 0 बोल देता हूँ, दूसरे वाले को S2 इक्वल टू 0 बोल देता हूँ और तीसरे वाले को मैं S3 इक्वल टू 0 बोल देता हूँ। तो तीनों का एक एक कॉम्बिनेशन करके आप रेडिकल एक्सिस बनाओ। इसका रेडिकल एक्सिस, ठीक है, इसका रेडिकल एक्सिस, ठीक है। और तो ये चलो मैंने लाइंस अच्छी नहीं बनाई, लाइंस अच्छी बनाते हैं, वीडियो इतना अच्छा है तो लाइंस भी अच्छी होनी चाहिए। चलो मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और ये बन गया। ठीक है, तो देखिए बड़े ही ध्यान से अगर आप देखते हैं तो पहला ये वाला जो है ये इन दो सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस है।
ये वाला जो है ये इन दो सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस है और ये वाला जो है ये इन दो सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस है। बट ये सारे रेडिकल एक्सिस एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं रेडिकल सेंटर। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं रेडिकल सेंटर। ठीक है, तो ये वाले सर्कल की ये वाले रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये वाले की इक्वेशन क्या आएगी, S2 माइनस S3 इक्वल टू 0। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है, ब्राइटनेस कम हो गया, उसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं ना। ठीक है, ब्राइटनेस हो गई एडजस्ट, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, S2 माइनस S3 इक्वल टू 0। और इस रेडिकल इक्वेशन क्या आएगी, S1 माइनस S3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको तीन लाइन की इक्वेशन तो बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। तो आप कोई भी दो लाइन की इक्वेशन निकालो, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन निकाल लो, और S2 माइनस S3 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन निकालो। देन फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जैसे ही आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे आपको रेडिकल सेंटर मिल जाएगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, find the point of intersection of any two lines, find the point of intersection of any two lines। ये जैसे ही आप करोगे ना आपको एक सेंटर मिलेगा जिसको हम कहते हैं रेडिकल सेंटर। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट बहुत पसंद आया रहेगा। हम मुड़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स ये वाला पार्ट अभी हमें पढ़ना है, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स है। तो सबसे पहले तो हम दो सर्कल बनाते हैं, ये पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो सर्कल एक दूसरे को A और B में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले सर्कल की इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ S1 इक्वल टू 0, तो इसमें मैं लिख देता हूँ S1 इक्वल टू 0, और दूसरे सर्कल में लिख देता हूँ S2 इक्वल टू 0। जस्ट चेक करता हूँ ब्लूटूथ कनेक्टेड है क्या, है। तो दो सर्कल मिल गए। अभी पॉइंट A और पॉइंट B में से आप इन्फिनिट सर्कल बना सकते हैं। तो मैं कचरा तो नहीं करना चाहता, बट आई विल ट्राई टू मेक सम। ये एक सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल। तो ऐसे इन्फिनिट सर्कल्स बनेंगे ना A और B में से जाने वाले। ठीक है, कैन यू इमेजिन दैट, आई होप यू कैन इमेजिन दैट। ठीक है, तो इन सारे इन्फिनिट सर्कल्स का एक सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं, वो होता है S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे लैम्डा नॉट इक्वल टू -1 होता है, बिकॉज जब लैम्डा -1 होगा तो हमें कॉमन कॉर्ड या फिर रेडिकल एक्सिस मिलेगा ना, इसीलिए। तो लैम्डा -1 छोड़ के आप कोई भी ले सकते हो। लैम्डा इज अ कांस्टेंट, क्या बोला मैंने, लैम्डा इज अ कांस्टेंट। तो कोई भी कांस्टेंट लैम्डा रहेगा उसके लिए आपको फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन मिलेगा। तो एक पर्टिकुलर सर्कल कैसे मिलेगा, सपोज ये वाला सर्कल हमें ढूंढना है और ये वाला सर्कल पास हो रहा है x1 y1 से। ठीक है, आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग x1 y1, ठीक है, x1 y1 सब्सटीट्यूट करते हैं, वी फाइंड लैम्डा, तो हमें लैम्डा मिल जाता है। और जैसे ही हमें लैम्डा मिलता है हमें इक्वेशन मिल जाती है। सपोज आपका लैम्डा आ गया 2, तो S1 प्लस 2S2 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी, वो पर्टिकुलर जो रेड वाला सर्कल दिख रहा है जिसको रेड पॉइंट से डॉट किया है वो सर्कल मिल जाएगा। अगर कोई और पॉइंट सब्सटीट्यूट किया, सपोज ये पॉइंट सब्सटीट्यूट किया x2 y2, तो आपको ये सर्कल मिल जाएगा। अगर आपने ये पॉइंट सब्सटीट्यूट किया, सॉरी ये पॉइंट सब्सटीट्यूट किया x3 y3, तो आपको ये वाला सर्कल मिल जाएगा। इस तरह से आपको अलग अलग सर्कल्स मिल जाएंगे बड़ी ही आसानी से। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या है, दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं A और B में से, जिसमें हम इन्फिनिट सर्कल्स बना सकते हैं। बट हमें कुछ सिलेक्टेड सर्कल चाहिए, उसके लिए हम लैम्डा का कंडीशन लगा देते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। ठीक है, मुड़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट के पास। नेक्स्ट पार्ट है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू
द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए, और बिल्कुल मत भूलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बात, ये वीडियो आप अपने सारे फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, बिकॉज इस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर कवर किया है फ्रॉम बेसिक लेवल टू एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी देखिए अपने पास एक सर्कल है और एक लाइन है। तो सर्कल और लाइन भी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी में। तो मैं सर्कल की इक्वेशन को s इक्वल टू 0 बोल देता हूँ, लाइन की इक्वेशन को l इक्वल टू 0। तो अभी मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सर्कल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी में से मैं बहुत सारे मतलब इन्फिनिट सर्कल्स बना सकता हूँ। तो उनकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, s प्लस लैम्बडा l इक्वल टू 0। यहाँ पे लैम्बडा इज एनी कॉन्स्टेंट, एनी, यहाँ पे -1 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या -1 भी हो सकता है, पीछे सिर्फ -1 नहीं हो सकता था। तो s प्लस लैम्बडा एल, फिर आपको x1 y1 या फिर रेडियस का कुछ कंडीशन दे देंगे, वो डालने के बाद आपको एक पर्टिकुलर सर्कल मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, s प्लस लैम्बडा एल इक्वल टू 0 से आपको इन्फिनिट सर्कल्स मिलते हैं और उसमें से एक पर्टिकुलर सर्कल हम सिलेक्ट करते हैं उन्होंने दी गई कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स तो बड़ा ही आसान है, अपने पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। तो यहाँ पे मैं इसको नेम कर देता हूँ, ए को मैं x1 y1 नेम कर देता हूँ और बी को मैं x2 y2 नेम कर देता हूँ। अगेन मुझे दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है कि इसमें से इन्फिनिट सर्कल्स जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी में से एक लाइन पास करता हूँ, तो उसका इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ l इक्वल टू 0। ए बी की इक्वेशन तो आप निकाल सकते हो l इक्वल टू 0 से, और मैं एक सर्कल बना लेता हूँ जो ए बी जिसका डायमीटर है, ए बी जिसका डायमीटर है ऐसा एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, ए बी जिसका डायमीटर है ऐसा एक सर्कल मैंने देखो बना लिया। ठीक है, तो डायमीटर फॉर्म से ये जो सर्कल है इसको s इक्वल टू 0 बोल देता हूँ। मैंने क्या किया, ए बी 2 पॉइंट्स थे उसमें से डायमीटर बना दिया, डायमीटर बना के एक सर्कल बन दिया s इक्वल टू 0 से, और एक लाइन मिल गई। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो s और l दोनों है मेरे पास पिछले केस की तरह, तो ये तो सेम ही हो गया ना, s प्लस लैम्बडा l इक्वल टू 0, जहाँ पे लैम्बडा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, s का इक्वेशन डायमीटर फॉर्म से निकाल लेंगे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 ऐसे। ठीक है, प्लस लैम्बडा। l का इक्वेशन आप 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल के डाल दो, कि बिकॉज l का इक्वेशन कौन से फॉर्म में रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म में आपका l का इक्वेशन रहेगा, वो आप निकाल सकते हो। या फिर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट फॉर्म भी है, वो लगा लो, x1 y1 1 x2 y2 1, बड़ी ही आसान है। तो देखो ये याद नहीं रखना है आपको, क्या याद रखना है, s प्लस लैम्बडा l, इतना ही आपको याद रखना है, आपका बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। s क्या बनाएगा मेरे डायमीटर फॉर्म से, l कैसे बनाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से या फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म जो मैंने लिखा है। इस तरह से आपको इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स भी मिल गया है। तो चलिए मुड़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के पास। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन बना देता हूँ। ठीक है, और ये जो लाइन है मेरा, ये लाइन है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, सही बात। और ये लाइन को यहाँ पे x1 y1 पे टच कर रहा है सर्कल। तो ऐसे में बहुत सारे सर्कल बना सकता हूँ। एक स्पेशल सर्कल बनाता हूँ जो कि पॉइंट सर्कल है। पॉइंट सर्कल का मतलब क्या, उसके 2 पॉइंट्स रहेंगे जो डायमीटर रहेंगे। ठीक है, मतलब क्या, x1 y1 उसका एक, देखो एक सर्कल है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, डायमीटर बन गया, सही बात है। बट मैंने एक पॉइंट सर्कल बना लिया, तो पॉइंट सर्कल में ये x1 y1 तुम्हारा पहला एंड रहेगा डायमीटर का, और x2 y2 जो है दूसरा एंड, वो भी x1 y1 रहेगा, बिकॉज इस सर्कल का रेडियस 0 है। तो पहला सर्कल मैंने पॉइंट सर्कल बना दिया जो रेड से है। ऐसे तुम करोड़ों सर्कल बना सकते हो, बराबर, इन्फिनिट सर्कल बना सकते हो, बट मैंने क्या किया, एक पॉइंट सर्कल बना दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट सर्कल, ये मैंने लिख दिया पॉइंट सर्कल। तो पॉइंट सर्कल, तो एक सर्कल मिल गया और एक लाइन मिल गया, तो मैं वापस s प्लस लैम्बडा l इक्वल टू 0 डाल सकता हूँ, बिकॉज ये केस नंबर 2 ही हो गया ना, s प्लस लैम्बडा, एक सर्कल और एक लाइन है।
बड़ा ही आसान है। बट सर्कल का इक्वेशन s इक्वल टू 0 वाला मुझे डायमीटर फॉर्म से निकालना पड़ेगा। पहला एंड भी x1, दूसरा एंड भी x1, और यहाँ पे भी पहला एंड भी y1, दूसरा एंड भी y1, ऐसे मिल गया। प्लस लैम्बडा, लाइन का इक्वेशन आप कौन से भी फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। मैं जो फॉर्म मैंने दिया है उसी फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा, x माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा टाइम्स y माइनस y1 माइनस m टाइम्स x माइनस x1 द होल इक्वल टू 0। इस तरह से है ना, आपको क्या मिल गया है पता है, इस तरह से आपको, सॉरी वेरी सॉरी, देखो ऐसा होता है, इस तरह से आपको मिल गया है फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट। यहाँ पे मैंने पॉइंट सर्कल बनाया और पॉइंट सर्कल का यूज करके मैंने बहुत सारे सर्कल्स का एक फैमिली बना लिया है। तो वेरी वेरी आसान, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अभी हम एंड तक पहुंच रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट पॉइंट के पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 लाइन्स। तो मेरे पास ये ऐसी 3 लाइन्स है, ठीक है। तो इनको मैं बोल देता हूँ L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 और L3 इक्वल टू 0। इसका जो जनरल पैटर्न है बोर्ड्स वाला वो बहुत ही लेंदी और मुश्किल है। हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ढूंढते हैं, ए ढूंढते हैं, बी ढूंढते हैं, सी ढूंढते हैं, फिर 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल ढूंढो, बहुत लेंदी प्रोसीजर है। बट हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स का यूज़ करके एक बहुत सही प्रोसीजर है। यहाँ पे ये 3 पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल का इक्वेशन हमें ढूंढना है। तो आई वुडंट कॉल इट एग्जैक्टली एज अ फैमिली ऑफ सर्कल्स बट एक सिंगल सर्कल। तो कंडीशन क्या है, L1 L2 ले लो प्लस लैम्बडा टाइम्स L2 L3 ले लो प्लस म्यू टाइम्स L1 L3 ले लो और उसको इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है बात। तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप बोलेंगे ओके इतना आसान है, बट लैम्बडा और म्यू तो अननोन है ना, तो वो कैसे निकाले? वो निकालने का बढ़िया टेक्निक मैं बताता हूँ। पहले तो आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर करो। ये देखो, ये सर्कल का इक्वेशन था, याद है, सर्कल का कंडीशन था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये करने से आपको लैम्बडा और म्यू में एक इक्वेशन मिलेगी। उसके बाद आप कर देना ये वाला पार्ट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। ये करने के बाद आपको लैम्बडा और म्यू में और एक इक्वेशन मिलेगी। तो लैम्बडा और म्यू 2 बंदे हैं जिससे आपको 2 इक्वेशंस मिलेगी। तो पहले वाले से आपको पी लैम्बडा प्लस क्यू म्यू इक्वल टू आर, ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा। दूसरे वाले से आपको ए लैम्बडा प्लस बी म्यू इक्वल टू सी, ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा। ये दोनों इक्वेशन हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, लैम्बडा और म्यू मिल जाएगा। जैसे ही अपने को लैम्बडा एंड म्यू मिल जाता है, अपने को ये इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी और अपना काम हो जाएगा। तो अभी हम मुड़ रहे हैं अपने लास्ट पार्ट के पास। अपना लास्ट पार्ट है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल विच इज फॉर्म्ड बाय 4 लाइन्स। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, ऑर्डर वाइज लेना है। कैसे लेना है, ऑर्डर वाइज, सारी लाइंस आपको ऑर्डर वाइज लेनी है। तो L1 इक्वल टू 0, उसके बाद L2 इक्वल टू 0, एक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में लेना है। L3 इक्वल टू 0, L4 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रिलैटरल के अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्टाइसेस से एक सर्कल जा सकता है, एक ही सर्कल जा सकता है। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन कैसे ढूंढ निकाले, बड़ा ही आसान है। आपको देखना है L1 के सामने L3 है और L2 के सामने L4 है, बट जो लाइन्स है वो ऑर्डर वाइज लेना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। इसका सिंपल इक्वेशन क्या है, लैम्बडा टाइम्स L1 L3 प्लस म्यू टाइम्स L2 L4 इक्वल टू 0। यह आपका हो जाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। अगेन यहाँ पे आपको सेम कंडीशन लगाना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। इससे लैम्बडा और म्यू में एक इक्वेशन मिलेगा और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई आपको 0 करना है। इससे लैम्बडा और म्यू में एक इक्वेशन मिलेगा। वो दोनों सॉल्व करके लैम्बडा और म्यू मिल गया तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने जो फाइनल पार्ट था इस चैप्टर का वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। तो आई होप
आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बड़ी ही डिटेल में मैंने सिंगल शॉट में रिवाइज करवा दिया है और आपको अभी जेडब्ल्यू मेंस, एडवांस, एमएसटी, सीईटी, एचएससी, सीबीएसई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपको ब्लेस यू ये चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर ये चैप्टर के क्वेश्चंस आपको कुछ डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो मैं बोलना चाहूँगा आपको थैंक्स, बिकॉज आपने ये वीडियो पूरा देखा और ये चैप्टर पढ़ लिया। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू मेंस, एडवांस, एचएससी, सीबीएसई और अपने एमएसटी, सीईटी के लिए। और एंड में आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सो सपोर्टिव टू मी एंड आवर चैनल ऑल द टाइम, ठीक है। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगा, ये वीडियो आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। शेयर दिस वीडियो, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबका रिवीजन हो जाए सर्कल्स चैप्टर का, ठीक है। और शेयर करके उनको भी बोलिए कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मैं ऐसे हर एक चैप्टर का, माइंड यू, हर एक चैप्टर का सिंगल शॉर्ट रिवीजन जेडब्ल्यू मेंस, एडवांस्ड, एचएससी, सीबीएसई और एमएसटी, सीईटी का बनाने के लिए मोटिवेट हो जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ योर अमूल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ अगले दिन। तो बाय बाय एवरीवन, दिस इज अमूल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।